नाम के आगे युवा बिहारी लगाते हैं, इसके पीछे का क्या मोटिव है, क्या मकसद है? से हर मन से कहता हूँ कि मैं बिहारी हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर बिहारी उसी गर्व से कहे कि वो बिहारी है। युवाओं का राजनीति में विश्वास रखना, राजनीति से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। हाजीपुर सीट तो हमेशा से अब एक हॉट सीट बन गई है बिहार की राजनीति की, अगर हम बात करें तो। हमेशा से हाजीपुर के लोगों से वो एक व्यक्तिगत संबंध बचपन से रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव अब नजदीक है, तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो चाचा जी से आपकी कोई बातचीत होती है? नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरीफ। आज हम ऐसी शख्सियत के साथ जुड़ गए हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, युवा नेता हैं। युवाओं की बात करते हैं, युवाओं के समर्थन में बात करते हैं, अपने नाम के आगे युवा बिहारी लगाते हैं और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के मोटिव से उतरे हैं और अपने पिताजी की विरासत को आगे ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पे। थैंक यू। तो सबसे पहला सवाल यही कि आप अपने नाम के आगे युवा बिहारी लगाते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के आप एक मोटिव से आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या प्लान है इसका? इसके पीछे का क्या मोटिव है, क्या मकसद है? देखिए, युवा बिहारी लिखने के पीछे एक खास उद्देश्य है। बिहारी शब्द हाल फिलहाल के दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में मेरा ये अपना अनुभव रहा है कि इस शब्द को गाली बना दिया गया है। जब मैं देश भर के किसी भी दूसरे प्रदेश में जाता हूँ, वहाँ पे कॉलेजेस में जाता हूँ, बिहारी स्टूडेंट से इंटरैक्ट करता हूँ, वो मेरे कान में आके धीरे से बोलते हैं कि भैया हम भी बिहार के हैं। तो हम बोले कि भैया बोलो ना खुल के। बोलते नहीं भैया यहाँ पे किसी को पता नहीं है कि हम बिहार के हैं। जब मैं मुंबई में था, वहाँ पे मैं काम कर रहा था, वहाँ पे जिस तरीके से बिहारियों को अपमानित किया जाता था, उन पर लाठियाँ चलाई जाती थी। उस वक़्त मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इस शब्द को जो हम लोग की पहचान है, जो हम लोग का स्वाभिमान है, जिसपे हम लोग को गौरव होना चाहिए, जिसपे हम लोगों को घमंड होना चाहिए, कहीं न कहीं उसी पहचान को, उस उस अस्मिता को नीचे गिराने का कार्य हाल-फिलहाल के दशकों में किया गया। मैं गर्व से हर मन से कहता हूँ कि मैं बिहारी हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर बिहारी उसी गर्व से कहे कि वो बिहारी है। इसीलिए मैंने खास तौर पर बिहारी शब्द जोड़ा। युवा हूँ, युवाओं की सोच के साथ जुड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि युवा फॉर वन्स एक ऐसे नेता से कनेक्ट करे, क्योंकि बिहार के युवा कहीं न कहीं वही जात पात, धर्म, मज़हब की राजनीति को देखते-देखते कहीं न कहीं डिस्कनेक्टेड फ़ील करने लग गए थे। तो मैं चाहता हूँ युवाओं का राजनीति में विश्वास रखना, राजनीति से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, देश या प्रदेश के आगे बढ़ने के लिए। ऐसे में युवा बिहारी शब्द इसी उद्देश्य के साथ अपने नाम के आगे मैंने जोड़ा। 16 तारीख को आप एक हाजीपुर में जनसभा कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। हाजीपुर सीट तो हमेशा से अब एक हॉट सीट बन गई है बिहार की राजनीति की, अगर हम बात करें तो। और वो वजह सबको बहुत अच्छे से पता है। तो क्या नैरेटिव आप सेट कर रहे हैं 16 तारीख को वहां एक रैली करके? कोई उद्देश्य नहीं, कोई नैरेटिव नहीं। हाजीपुर मेरा घर है, अपने घरवालों से मिलने का ये एक माध्यम है। मैं अपने कार्यक्रमों को मैं जनसंवाद का नाम देता हूँ, जहाँ पे लोगों से जाना, उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना। और इसमें हाजीपुर ज़रूर एक ऐसी लोकसभा है, जिसको मैंने थोड़ा-सा हमेशा से अलग रखा है, क्योंकि वहाँ से एक पारिवारिक रिश्ता है। जब मैं राजनीति में नहीं था, जब मुझे राजनीति की समझ भी नहीं थी, बच्चा था, पापा की उँगली पकड़ कर चलता था, तब से अगर बिहार के किसी एक जिले में जाता था, तो वो वैशाली था और हाजीपुर लोकसभा, मैं वहाँ पर जाया करता था। वहाँ पर पापा को लोगों से मिलते हुए, लोगों का प्यार, उनको अपने बेटा, अपना भाई मानकर जिस तरीके से लोग उनको अपना प्यार देते थे, तो हमेशा से हाजीपुर के लोगों से वो एक व्यक्तिगत संबंध बचपन से रहा है। जमुई से मेरा वो संबंध मेरे राजनीति में आने के बाद मेरे होश सँभालने के बाद तब मेरा वो संबंध जुड़ा, बट हाजीपुर के साथ मेरा वो संबंध बचपन से जुड़ा है। तो इसलिए हाजीपुर जब जाता हूँ, किसी उद्देश्य के साथ नहीं जाता, वहाँ अपनों से मिलने जाता हूँ, अपने लोगों से अपनी बात रखने जाता हूँ। चलिए, 2024 का लोकसभा चुनाव अब नजदीक है, तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? क्या सीटों को लेकर कोई बात अब तक बन पाई है? क्योंकि आप जब रैलियां करते हैं उसमें अपार भीड़ होती है, सबसे ज्यादा युवा नेता उस रैली में हमें देखने को मिलते हैं। तो सीट शेयरिंग पर कोई बात हुई है या आपने कोई अपने आगे से प्रस्ताव रखा है? डेफ़िनेटली बातें चल रही हैं, बहुत सकारात्मक बातें चल रही हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्द औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। बहुत ज़्यादा इंटरनल डिटेल्स मैं दे नहीं सकता, मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूँगा अगर इससे ज़्यादा कुछ भी
जानकारी वो साझा की। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि बहुत सकारात्मक बहुत संतोषजनक बातें चल रही हैं। बहुत एमिकेबली मुझे लगता है सीट शेयरिंग हो जाएगी और ये होती रही है। हम लोग के लिए कोई पहली बार नहीं है। अनलाइक द इंडिया अलायंस जिनको पहली बार ये मेहनत, खैर इससे पहले भी इन्होंने प्रयास किया था, पर कभी वो पूरा नहीं हो पाया। इस बार भी ये लोग प्रयास कर रहे हैं, बट हम लोग 2014 में भी बहुत एमिकेबली कर चुके हैं, 2019 में भी कर चुके हैं और 2024 में भी मुझे लगता है बहुत सहजता ये अलायंस हो जाएगा। जहाँ तक रही बात तैयारी की, तैयारी पूरी कर रहा हूँ। बिहार के हर एक जिले जा रहा हूँ, बिहार की हर पंचायत में जाने का काम कर रहा हूँ और ये कार्य मैं अभी से ही नहीं, पिछले 2 ढाई साल से लगातार कर रहा हूँ। तो चुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कम से कम पूरी तैयार है, हमारा एजेंडा तैयार है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का आपने ज़िक्र किया, उसी को लेकर लोगों के बीच जा रहा हूँ और जो समर्थन मिल रहा है, वो मेरे उत्साह, मेरे मनोबल को और बढ़ाता है। तो फिर तो आपने ये भी सोच रखा होगा कि आपको हाजीपुर चाहिए, क्योंकि आपके एक तरफ चाचा हैं जो कई बार कह चुके हैं कि हाजीपुर तो मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा, और आपके यहाँ से भी कई बार बयान आया है कि हाजीपुर पे तो मैं अपना उम्मीदवार जरूर उतारूंगा। तो जनता ना इनमें कंफ्यूज हो गई है अब। मुझे लगता है जो गाज़ीपुर की जनता है कम से कम वो कन्फ्यूज़ नहीं है। वो बहुत क्लियर है अपने हम्म। दिमाग में कि उन्हें किसके साथ जाना है। मैं बहुत ज़्यादा बातें इसको लेकर बोलूँगा नहीं क्योंकि वाद-विवाद लंबे समय से चल रहा है। मैं बस इतना कहूँगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही हाजीपुर से अपना प्रत्याशी उतारेगी, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो चाचा जी से आपकी कोई बातचीत होती है, लाइक पारिवारिक वाले, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने आपस सारे में? उन्होंने खुद ये बिल्कुल नहीं। सारे संबंध चलिए, कोई काट दिए। बात नहीं, उसमें हमें कोई। सॉरी। हाँ जी। अच्छा, 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे, तो उसमें हमने देखा था एनडीए को अपार समर्थन मिला था, सीट्स मिली थी, तो उस टाइम नीतीश कुमार जो थे वो एनडीए का हिस्सा थे। लेकिन अब 2024 की तस्वीर बिल्कुल ना अलग हो चुकी है। अब नीतीश कुमार अलग चले गए हैं, अपना एक अलायंस बना चुके हैं जिसको इंडिया अलायंस आजकल कहा जा रहा है। तो क्या लगता है आपको, ये इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ेगा? देखिए नॉट ओनली बिकॉज़ कि मैं इस गठबंधन का हिस्सा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बल्कि बिहार के हर जिले हुँ। का मुझे लगता है कि कोई दिन ऐसा नहीं होता जब मैं बिहार के किसी न किसी जिले में नहीं रहूँ। ये फीडबैक मुझे जनता से ही मिला है, उसी के आधार पर आप लोग भी सर्वेस करते हैं, आप लोग भी एक सैंपल साइज़ तय करते हैं। मुझे लगता है मैं पूरे बिहार का मैं सर्वे कर रहा हूँ अपनी यात्राओं के दौरान और एक बहुत बड़ा सैंपल साइज़ जो आप मेरी सभाओं में देखते हैं, वो आता भी है और वो मेरे विश्वास को बहुत बढ़ाता है। कि जो पिछली बार का हमारा प्रदर्शन रहा था 2019 का मुझे लगता है उससे बेहतर प्रदर्शन हम लोग 2024 में करेंगे। एक सीट हम लोग 2019 में हम लोग नहीं जीत पाए थे। किशनगंज की एक सीट थी जो हम लोग नहीं जीत पाए थे, पर मुझे लगता है कि 2024 में 40 की 40 सीट हम लोग जीतेंगे। अब इसके पीछे का 1 मिनट में कारण भी आपको बता देता हूँ। आपने ज़िक्र किया कि 2019 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम लोग के साथ थे, इसलिए संभवतः ज़्यादा सहज था हम लोग ने इतना बेहतर प्रदर्शन करना। मैं मानता हूँ कि उस वक़्त उनका आना एक सहजता का प्रमाण ज़रूर बना, पर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन में हैं या जिस गठबंधन में भी वो रहेंगे, वो उस गठबंधन को हराने का वो कारण बनेंगे। 2019 के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में और आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। 2019 में जनता ने एक बार फिर से उनको मौका दिया, उन्होंने उस वक़्त भी जनादेश का अपमान किया था। 15 का जनादेश महागठबंधन के लिए था, पर उन्होंने सरकार एनडीए के साथ मिलकर चलाई। लोगों ने उन्हें फिर भी माफ़ किया, ये सोचकर कि चलो एक बार गलती हो गई, ये महागठबंधन के साथ चले गए, पर वापस अब वो वापस अपने घर पे आ गए। और उसके बाद जिस तरीके से पुनः 2022 में उन्होंने फिर जनादेश का अपमान किया, 2020 का जनादेश एनडीए के लिए था, 22 में वो फिर महागठबंधन के साथ चले गए और अब उन्हीं के साथ सरकार चला रहे हैं, तो लोगों का विश्वास उनसे उठ गया है। लोग नहीं अब उन पर विश्वास करते, वो विश्वसनीयता क्रेडिबिलिटी पूरी तरीके से मेरे मुख्यमंत्री की समाप्त हो गई है और इतनी बार मुख्यमंत्री रहने के बाद आज भी अगर बिहार के हालात बद से बदतर हैं, आज भी अगर बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है, आज भी अगर बिहार में आईटी सेक्टर नहीं आता, आज भी अगर बिहार के का एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है, आज भी मेरे बच्चों को कोटा पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, आज भी बिहार के अस्पतालों की हालत अगर इतनी बुरी है, तो कहीं न कहीं इसकी ज़िम्मेदारी नेतृत्व की ही होती है। और इन बातों को लेकर बिहार की जनता बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। इसका एक उदाहरण हम लोगों ने उपचुनाव में देखा हाल-फिलहाल के दिनों में कुछ महीनों पहले जो बिहार में 3 उपचुनाव हुए थे, पूर्णी में, मोकामा में और गोपालगंज में। उसने ये प्रमाण दिया कि बिहार की जनता कितनी नाराज़ है मुख्यमंत्री जी से और मुझे पूरा विश्वास है कि 24 में 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे।
लेकिन 18 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आपकी नजर में कोई तो एक अच्छा काम किया होगा ना आपके मुख्यमंत्री ने इन 18 सालों में। जातीय जनगणना की बात करें, जातीय जनगणना उन्होंने करवा दी। देखिए, जातीय जनगणना उन्होंने ऐसी कराई कि उसका नुकसान उनके घटक दलों को दूसरे राज्यों में उठाना पड़ा। मैं उनके घटक दल के जो प्रमुख साथी हैं, कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने हर राज्य में जो हाल फिलहाल में जो 5 राज्यों में जहाँ पर चुनाव हुए, हर राज्य में उन्होंने प्रमुखता से जातीय जनगणना का मुद्दा उन्होंने उठाने का काम किया। ये मुद्दा उठाने के बाद वो ऐसे राज्य भी हार गए जो राज्य उनके पास थे, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य भी वो हार गए जो राज्य उनके पास थे। राजस्थान में वो अपनी सरकार नहीं बचा पाए, ये तमाम राज्य उनके पास थे। ये हारे क्यों? क्योंकि जब उन्होंने जातीय जनगणना की बात की तो सीधा बिहार की सोच लोगों के दिमाग में आई और उनको एहसास हुआ कि भैया बिहार में तो जातीय जनगणना हुई नहीं, बस कागज़ों पे आंकड़े पेश कर दिए गए। तो जब बिहार में नहीं बरती गई, उसी का उदाहरण देकर आप हमारे राज्य में कराएँगे तो मतलब वहाँ पे लोगों से धोखा होगा, यहाँ पे भी आप उनसे धोखा करेंगे। मैं इसीलिए कहता हूँ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन में जाएँगे, उस गठबंधन को नुकसान ही देंगे। ये उदाहरण है, अगर इंडी अलायंस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं होते, तो संभवतः शायद ये इंडी अलायंस बेहतर परफॉर्मेंस करता दूसरे राज्यों में, बट मुख्यमंत्री जी का रहना बहुत बड़ा नुकसान इस गठबंधन को दे रहा है। जब आप रैलियां करते हैं उसमें आप भी अपार भीड़ देखते हैं। सबसे ज्यादा युवा नेता होते हैं उसमें, और युवा नेता की अगर हम बात करते हैं, युवा लोग होते हैं, तो युवा नेता की बात करें तो तेजस्वी यादव भी युवा नेता है, डिप्टी सीएम है बिहार के। तो बिहार की जनता अब आपको ही क्यों चूज करे उस युवा नेता में, तेजस्वी यादव को क्यों नहीं? मैं कभी ऐसा नहीं कह रहा कि बिहार की जनता मुझे ही चूज़ करे। आई थिंक लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू सेलेक्ट फ्रॉम। सो मुझे लगता है कि एक एज़ अ विकल्प, एज़ एन अल्टरनेटिव चिराग पासवान अपने आप को ज़रूर पेश कर रहा है। मैं एक सोच के साथ आगे आ रहा हूँ, मैं चिराग पासवान की बात नहीं कर रहा, मैं बिहारी फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। मैं खुद को फर्स्ट बनाने की बात नहीं कर रहा। मुझे अगर अपने आप को फर्स्ट बनाना होता, मेरे लिए रास्ते बहुत आसान थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने 2020 के चुनाव में अगर मैं नतमस्तक हो जाता, तो आज ना मेरी पार्टी टूटती, ना मेरा परिवार टूटता, मैं केंद्र में मंत्री होता, बिहार में मेरे मंत्री होते। चीज़ें बहुत सरल होती, मेरे बहुत सहज होती। पर वो समझौता ना मैंने तब किया, वो समझौता ना मैं आज करूँगा। मेरी लड़ाई सत्ता को हासिल करने की नहीं, मेरी लड़ाई बिहार को उसका खोया हुआ गौरव, खोया हुआ स्वाभिमान, बिहार अस्मिता की लड़ाई में लड़ रहा हूँ। क्या लगता है आपको फिर जो आप जिस मोटिव से आगे निकले हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वो कितना सक्सेसफुल हो सकता है? मुझे लगता है पहली बार बिहार की जनता को एक ऐसा विज़न मिला है जो जात-पात, धर्म, मज़हब से उठकर 14 करोड़ बिहारियों की बात करता है। मैं मुसलमान बिहारियों की बात नहीं करता, मैं ब्राह्मण बिहारियों की बात नहीं करता, मैं भूमियार बिहारियों की बात नहीं करता, मैं दलित बिहारियों की बात नहीं करता, मैं राजपूत बिहारियों की बात नहीं करता, मैं महादलित बिहारियों की बात नहीं करता, मैं पिछड़ा अति पिछड़ा बिहारियों की बात नहीं करता, मैं 14 करोड़ बिहारियों की मैं बात करता हूँ। मैं बिहार की बात करता हूँ, बिहार को फर्स्ट बनाने की मैं बात करता हूँ और एक रोड मैप के साथ में आया हूँ कि कैसे आप बिहार में आप राजस्व बढ़ा सकते हैं, कैसे बिहार में आप इंडस्ट्रीज़ ला सकते हैं, कैसे बिहार में आप इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स कर सकते हैं, आईटी सेक्टर कैसे हमारे प्रदेश में आ सकता है, टूरिज़्म इतना ब्लेस्ड स्टेट है हमारा, आज अयोध्या में इतने भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्यों नहीं मेरी माता सीता को उतना ही भव्य मंदिर बिहार में बनाया जाता है? ये आस्था का तो एक विषय है ही है, पर साथ में सोचिए टूरिज़्म इससे कितना बढ़ेगा। लोगों का रेवेन्यू कितना बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम तो कितना ज़्यादा तो आप जा रहे हैं फिर 22 जनवरी को अयोध्या? मैं ज़रूर चाहूँगा। ज़रूर जाएँगे, अच्छा। जाते-जाते एक आखिरी सवाल आपसे और, पॉलिटिक्स इंडस्ट्री में मज़ा आ रहा है, पॉलिटिकल या फिर फ़िल्म इंडस्ट्री में? क्योंकि आप मूवी में भी एक आ चुके हैं, आपने डेब्यू किया था, तो किस इंडस्ट्री में आपको ज़्यादा मज़ा आता है? ऑब्वियस है, उस इंडस्ट्री में क्या हाल हुआ था देखा ही था। सो डेफिनिटली ये क्या है मैं 1 सेकंड लेता हूँ ये बताने के लिए घर परिवार में देखा ही ये तो सबसे ज़्यादा सहजता से यही आता है और मैं जिस दौर का हूँ, हमारे ज़माने में इतना क्या पुराना नहीं बट फिर भी 4 दशक तो मैं देख ही चुका हूँ। तो हमारे ज़माने में क्या पिता के नक्शे कदमों पर चलना अच्छा माना जाता था। अच्छे बेटा या बेटी के वो लक्षण माने जाते थे कि देखो पिता के नक्शे कदमों पे चल रहे हैं। इसको कब नेपोटिज़्म का नाम दे दिया गया और पिता के नक्शे कदमों पे चलने को कब गलत मानने लग गए, ये मुझे पता ही नहीं चला। बट हैविंग सेड इट ऑल, आई वाज़ वेरी क्लियर राइट फ्रॉम डे वन कि इवेंचुअली आना पॉलिटिक्स में ही है। मूवीज़ में जाने का एक छोटा-सा शौक था, एक प्रयास किया था।
बट हाँ, आई एम डन एंड डस्टेड विद दैट। अब राजनीति में हूँ और ये पार्ट टाइम हो नहीं सकता। आपको पूरे समर्पण भाव से जब तक आप जनता के साथ नहीं जुड़ेंगे, आप उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे। यही प्रयास मैं कर रहा हूँ। अच्छा, आप ये कलावे और अंगूठी बहुत सारे पहनते हैं, इसके पीछे की कोई खास वजह? क्योंकि मैंने कई बार नोटिस किया है और मेरे दिमाग में कई बार क्वेश्चन भी आया है ये कि इतने सारे कलावे, अंगूठी पहनने का, अगर आप बताना चाहें तो? नहीं, बिल्कुल एक बहुत व्यक्तिगत प्रश्न है क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा साझा की नहीं जानी चाहिए। मैं धार्मिक हूँ, स्पिरिचुअल हूँ बहुत ज़्यादा, मोर देन रिलिजियस बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ। ध्यान बहुत करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ और पूजा-पाठ में विश्वास रखता हूँ और इसीलिए हाथ पे ऐसा बाँधता हूँ। जब अपने बुरे दौर से गुज़र रहा था, उस वक़्त मेरी इस आस्था ने ही, मेरे इस विश्वास ने ही मुझे बहुत धैर्य दिया, बहुत ग्रेविटी दी, मुझे बहुत सँभाले रखा। तो ये चीज़ें मुझे बहुत स्थिर रखती हैं। ना जीत में बहुत ज़्यादा तो उत्साहित होता हूँ, ना हार में बहुत ज़्यादा मायूस होता हूँ। तो बैलेंस रखती हैं मुझे मेरी आस्था और इसीलिए इस पे विश्वास रख के आगे चलता हूँ। चलिए, बहुत-बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और तमाम सवालों के आज हमें आपके थ्रू जवाब भी मिले हैं। तो चलिए, देखना ये होगा कि आखिर अब 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस और एनडीए क्या कमाल कर पाता है। ऐसी और तमाम वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।